गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 6th सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आने लगे थे। मानव व पशु बल के स्थान पर वहाँ वाष्प ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया था। वस्त्र, कोयला, लोहा, स्टील आदि उद्योगों में बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा था। परिणामस्वरूप फैक्ट्रियों में बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाने लगा। यह वृहद उत्पादन वितरण के साधनों में विकास के बिना बेकार था। फलस्वरूप रेल, सड़क, नहर आदि का भी विकास हुआ। ऊर्जा, तकनीकी, यातायात व संचार के क्षेत्र में आए इन व्यापक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इतिहासकार आर्नोल्ड टॉयनबी भी कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में हुए परिवर्तन इतने पूर्ण थे तथा इतनी शीघ्रता से हुए कि उन्हें क्रांति की संज्ञा देना उचित है। G.W. साउथगेट भी औद्योगिक क्रांति की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति चालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा और यही औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति का काल की अगर बात करें, समय की अगर बात करें, तो यह घटना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में घटित हुई और तीसरी दुनिया के देशों में तो यह क्रम अब भी जारी है। इतिहासकारों का मत है कि यह 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था और अब भी जारी है। टॉयनबी के अनुसार इसका काल 1760 से 1770 ईस्वी से 1760-70 ईस्वी से 1830-40 ईस्वी था। कुछ विद्वानों के बीच में इस सब सहमत नहीं हैं, लेकिन लगभग सर्वमान्य मत ये है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई, फिर 1880 ईस्वी तक इसका प्रसार बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और 1890 ईस्वी तक स्वीडन, इटली, रूस, जापान आदि देशों में हो चुका था। 20वीं सदी में भारत, चीन एवं अफ्रीका में इसका प्रसार हुआ और विश्व के कुछ देशों में यह आज भी जारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, तत्पश्चात यह दुनिया के अन्य देशों में फैली। इंग्लैंड में यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस दो ही देश ऐसे थे जो व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी थे। हॉलैंड के पास पर्याप्त पूंजी थी, परंतु वह मुख्य व्यापारी देश ही था। हॉलैंड में लोहे व कोयले का अभाव था। उधर फ्रांस के पक्ष में कई बातें थी, परंतु यूरोपीय युद्धों में वह उलझा हुआ था और इस प्रकार इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से अन्य देशों का पथ प्रदर्शक बना। और भी जो कारण हैं जिनको हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक संपदा ने वहाँ औद्योगिक क्रांति में सहयोग प्रदान किया। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक और इंग्लैंड शेष विश्व से अलग रहा। दूसरी ओर वह समुद्री मार्ग की खोज के बाद संसार के निकट संपर्क में भी था। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र के कारण वह बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षित रहा। वहाँ का समुद्री तट कटा फटा था और वहाँ सुरक्षित बंदरगाहों का स्वतः ही निर्माण हो गया। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम की गर्म समुद्रिक धाराओं के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा व्यापार के लिए खुला रहता था और इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहाँ पर बहुत सारे बड़े पूंजीपति व्यापारी थे और उनके पास धन भी काफ़ी था। इसके बाद ये बता देना उपयोगी होगा कि ब्रिटेन की यह स्थिति हमेशा से विद्यमान थी। इन प्राकृतिक क्षेत्रों को सक्रिय आर्थिक गुणों में बदलने के लिए निश्चित रूप से दूसरी परिस्थितियों का भी हाथ था। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। शानदार क्रांति 1688 के बाद इंग्लैंड में कुलीन यानी भूस्वामी तथा व्यवसायी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा था। 18वीं शताब्दी में कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसमें कृषि क्रांति की शुरुआत हुई।
इन भूस्वामियों ने 1710 के बाद बाड़बंदी आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य अच्छी फसल प्राप्त करना था। नए तरीके अपनाए, साझी भूमि तथा बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इसमें रॉबर्ट वेस्टन, टाउनसेंड, जेथरो टल, सर आर्थर यंग ने अपनी भूमिका निभाई और कृषि के क्षेत्रों में परिवर्तनों का परिणाम ये हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ा, भूमि एक वस्तु बन गई और कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। लोगों ने अधिक से अधिक कृषि उत्पाद बेचकर धन कमाए और इस कृषि के नक्षत्र परिवर्तनों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बल दिया। जनसंख्या में वृद्धि। अगला कारण है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की जनसंख्या 40% बढ़ी थी, जबकि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में 50%। जन्म दर में हुई वृद्धि और मृत्यु दर का घट जाना इसका मुख्य कारण था। शहरों में जन्म दर अपेक्षा खर्च ज़्यादा थी, जिसके कारण बच्चों की मजदूरी में बढ़ती हुई मांग, शीघ्र विवाह तथा अधिक मजदूरी थे। पर्याप्त मात्रा में सस्ते खाद्यों की उपलब्धि और चिकित्सा का विकास भी इसके प्रमुख कारण थे। जनसंख्या वृद्धि सदैव औद्योगिक विकास का कारण नहीं होता, परंतु इंग्लैंड में ये एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए। औपनिवेशिक साम्राज्य में विदेशी व्यापार का निर्माण। 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड सर्वाधिक शक्तिशाली औपनिवेशिक देश था, जिसका साम्राज्य अफ्रीका, एशिया, अन्य महाद्वीपों पर फैला। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था और वह संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर बंदरगाहों को अपने कब्जे में रख सकता था। उसे औपनिवेशिक साम्राज्यों से कच्चा माल प्राप्त होता था और वह अपने उद्योगों में उसे तैयार करके अधिक से अधिक मूल्यों पर वो बेच रहा था और उसके पास पूंजी भी अधिक हो गई थी और उसके पास विशाल बाजार भी था और इससे भी औद्योगिक क्रांति को रास्ता मिला। इंग्लैंड में पूंजी की उपलब्धता भी थी। औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का उपलब्ध होना भी अनिवार्य था। इंग्लैंड में शुरू में उद्योगों में लगाई गई पूंजी का मुख्य निर्माण मुख्य रूप से दो स्रोतों से हुआ: आंतरिक शोषण, विशेष तौर पर भूस्वामियों द्वारा किसानों का शोषण, और दूसरा बाह्य लूट, जिसका संबंध औपनिवेशिक दबदबे से था। इंग्लैंड में भूस्वामियों के पास काफ़ी धन हो गया था और अब उस धन को उन्होंने कहीं न कहीं निवेश भी करना था। दूसरा, जो उनके उपनिवेश थे, जो साम्राज्य थे, उनसे भी उन्होंने काफ़ी धन को लूटा। और कहते भी हैं, परंतु इंग्लैंड औपनिवेशिक लूट को समझे बिना इंग्लैंड में प्राथमिक पूंजी संचय नहीं समझा जा सकता था। औपनिवेशिक लूट को 3 तरीकों से समझा जा सकता था। प्रथम यह कि यूरोपवासियों ने मैक्सिको में वहाँ के बंधुआ मजदूरों द्वारा सोने चांदी की खानों से बड़ी मात्रा में चांदी तथा सोना लूटा। दूसरा, यूरोपवासियों ने अफ्रीका से बड़े पैमाने पर हबशियों को पकड़कर अमेरिकी देशों में दासों के रूप में बेचा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 मिलियन लोगों को दासों के रूप में बेचा गया। 1 मिलियन दास तो रास्ते में ही दम तोड़ गए। और तीसरा, एशिया के देशों से अधिभार भी धन की सीधी लूट थी। तो इसके कारण भी ये अधिक पूंजी थी और पूंजी होने के बाद उन्होंने अपने उद्योग लगाए। उन्नत बैंक प्रणाली। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में उन्नत बैंक प्रणाली की स्थापना भी हो चुकी थी। इस प्रणाली के विकास से वहाँ के उद्योगपतियों को ऋण लेने तथा पूंजी जमा करने की सुविधाएं प्राप्त हो गई। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में प्यूरिटन तथा 18वीं शताब्दी में मेथोडिस्ट आंदोलन ने सादा जीवन और कम खर्च पर बल दिया। इससे वहाँ के लोग बचत करने लगे, अपना धन बैंकों में जमा करने लगे और इस एकत्रित धनराशि का प्रयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाने लगा। राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण। इंग्लैंड के लोगों को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। वहाँ काफ़ी पहले से ही सामंत प्रणाली, श्रेणी प्रणाली एवं दास प्रथा जैसी कई दोषपूर्ण प्रथाएं समाप्त हो चुकी थी। वहाँ काफ़ी हद तक मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके थे। ये भी लोगों की स्वतंत्र सोच में एक बड़ा मोड़ था और इससे भी अनेक देशों से प्रोटेस्टेंट कारीगर इंग्लैंड में आकर के बस गए थे, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को रास्ता दिया। इसके बाद इंग्लैंड की मुक्त व्यापार नीति। 19वीं सदी में जितने भी आर्थिक परिवर्तन हुए वह निजी उद्यमियों द्वारा किए गए। राज्य द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अतः उद्यम में कानूनी बाधाएं नहीं थी। वित्तीय निवेश में भी कोई कानूनी बाधाएं नहीं थी। सरकारी कानूनों के अभाव में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में मजदूरों का भारी शोषण किया गया, जो औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। 1700 ईस्वी से पहले ही इंग्लैंड में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय हो चुका था।
लंदन राजनीतिक केंद्र के साथ साथ व्यापार, उद्योग, वित्तीय गतिविधियों का भी केंद्र बन चुका था और इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति को बल मिला। साहसी उद्यमी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन्होंने इस तकनीकी का उद्योगों में प्रयोग किया। वहाँ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पूंजी तथा मजदूरों को एक लाख के कच्चा माल खरीदे और ईंधन खरीदे, उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेच सके। और ऐसा कार्य वहाँ के उद्यमी, साहसी उद्यमियों ने भली भांति किया। यातायात एवं संचार में विकास। यूरोप में इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम यातायात व संचार के साधनों का विकास दिखाई देता है। यातायात व संचार के साधनों में विकास के बगैर औद्योगिक क्रांति असंभव थी। मैक एडम ने पक्की सड़क के निर्माण में विधि खोज ली थी और जिसके कारण यातायात सुगम हुआ और औद्योगिक क्रांति को बल मिला। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की प्रगति। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड का विदेशी व्यापार काफ़ी फैल चुका था, साथ ही देसी बाजार का भी विकास हो रहा था। इस स्थिति में उत्पादन के पुराने तरीकों से बाजार में वस्तुओं की मांग की पूर्ति करना कठिन हो रहा था। बाजार की मांग की पूर्ति करना कठिन हो रहा था और इसी मांग को इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया। कई जैसे उल्लेखनीय है कि 1750 से 1870 के मध्य इंग्लैंड के एक साथ जुड़े हुए क्षेत्रों जैसे कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला, परिवहन व संचार के क्षेत्रों में मशीनों का वाष्प शक्ति के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसके कारण वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई। तो वस्त्र क्रांति की, अगर वस्त्र उद्योग में क्रांति की बात करें तो प्रथम वस्त्र उद्योग में परिवर्तन आरंभ हुए और वस्त्र उद्योग में विशेष रूप से सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले मशीनों का प्रयोग हुआ। वस्तुतः वस्त्र उद्योग व लोहा उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों ने इंग्लैंड को विश्व का कारखाना बना दिया। इसमें भी जो तेजी आई, व्यवसायी लोग चाहते थे कि कताई व बुनाई में और तेजी आए और इस दिशा में जो प्रगति हुई उसमें सबसे पहले जॉन की का फ्लाइंग शटल इसके अंदर था। उसने लकड़ी से एक मशीन से बुनाई, लकड़ी की एक मशीन बुनाई जिसमें अब बुनकर दुगना कपड़ा बुन सकता था। कपड़े की चौड़ाई भी अधिक हो गई परंतु सूत की कताई धीमी थी। इसको आविष्कार करने के लिए 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में पुरस्कारों की घोषणा की गई। स्पेनिंग जेनी। स्पेनिंग जेनी की कताई की जो पहले हाथ से चलने वाली लकड़ी की मशीन को ब्लैकबर्ग के कस्टकर जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में बनाया। इसका नाम स्पिनिंग जेनी या कतन जेनी था, जिसके एक ही साथ सूत के 8 तार कसे जा सकते थे और ये एक सफलतापूर्ण सुधार था। वाटर फ्रेम था, एक अन्य मशीन बनाई धागा काटने की जिसका नाम वाटर फ्रेम या पंचोकटा कहते हैं। ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई। यह मशीन जल शक्ति से चलती थी, अतः इसे पानी के बहाव के पास कारखाने में लगाया गया। इसका श्रेय आर्कराइट को जाता है और निर्माण कार्य को घरों से निकालकर मिल में लगाया गया। इसके बाद म्यूल ने सैमुअल क्रॉम्पटन, सूत काटने की एक अन्य मशीन थी म्यूल, जिसका निर्माण सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। इसमें जैनी व वाटर फ्रेम की विशेषताओं को मिलाया गया। यह मशीन लकड़ी की थी तो हाथ से चलाई जाती थी। 1792 में हेनरी स्टोन ने लोहे की म्यूल बनाई जो भाप शक्ति से चलाई जाने लगी। इससे सूत काटने और तकलियों की संख्या भी बढ़ गई थी। पावर लूम। अब पहले हस्तशिल्प का प्रयोग हो रहा था लेकिन बुनकरों के पास खूब कार्य था। फ्लाइंग शटल का प्रयोग करते थे। 19वीं सदी के आरंभ में बड़े पैमाने पर कपड़ा बुनाई होने लगी और पावर लूम। अब इसके बाद 1785 में एडमंड कार्टराइट ने एक मशीन बनाई जिसे पावर लूम या शक्ति चालित मशीन कहते हैं। 1787 में उसने दूसरी फैक्ट्री लगाई परंतु सफलता नहीं मिली। 1783 में पावर लूम को व्यावसायिक सफलता मिली और धीरे धीरे सूत बनाने वालों ने ही कपड़ा बनाने के करके भी लगा लिए और मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। प्रिंटिंग व ब्लीचिंग। अब थॉमस बेल ने सिलेंडर प्रिंटिंग का आविष्कार किया जिससे हाथ से छपाई बंद हो गई और इसी बीच फ्रांस के एक व्यक्ति ने कपड़ों की ब्लीचिंग यानी सफ़ेद करने की प्रक्रिया विकसित भी कर ली थी और 1801 में जैक गार्ड ने छपाई में भी उन्नति कर ली थी। कॉटन जीन। सूती कपड़े की बुनाई या धागे की कताई में तीव्रता आने के कारण कपास की कमी पड़ने लगी क्योंकि कपास से बिनोला अलग करने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। एक अमेरिकी शिक्षक एली विटने ने 1793 में एक रुई साफ करने की मशीन कॉटन जीन बनाई। इससे कपास उद्योग में क्रांति आ गई। अब एक मशीन हाथ से काम करने वाले 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी।
इसके बाद वाष्प शक्ति का प्रयोग। पहले सारे कार्य जो हाथ से करते थे या पूर्व में जल शक्ति या पवन शक्ति का प्रयोग किया जाता था। जल शक्ति व इनकी सीमाएं थी, लेकिन एक न्यूकोमैन नामक एक अंग्रेज इंजीनियर ने सर्वप्रथम एक ऐसा इंजन बनाया जो वाष्प शक्ति से चलता था। इसका प्रयोग खानों से पानी बाहर निकालने के लिए किया गया, परंतु यह इंजन बहुत भारी था और इसमें ईंधन बहुत खर्च होता था। 1762 में इसमें सुधार करके जेम्स वॉट ने लेबोरेटरी टेक्नीशियन को दिया और उसने 1769 में न्यूकोमैन के इंजन में सुधार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की और इससे इससे ईंधन भी बचा और समय का काफ़ी बचाव हुआ, जिसके कारण अनेक प्रकार की उद्योग लगी और उत्पादन की गति भी बढ़ गई थी। लोहा व कोयला उद्योग का विकास। 18वीं सदी से पूर्व लोहा बनाने के लिए लकड़ी को प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन 1709 में इब्राहिम डर्बी ने कोक से कोयला लोहा पिघलाने का प्रयोग किया और यद्यपि इसका इस्तेमाल 1950 तक किया जाता रहा, परंतु नई खोजों ने लकड़ी की जगह कोक के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया। अब लोहे के साथ साथ कोयले के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। न्यूकोमैन तथा जेम्स वाट के इंजन से खानों से पानी निकालने में सुविधा मिल गई और कोक का उत्पादन भी तीव्र हो गया। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति। इंग्लैंड में सड़क मार्गों में भी अब निर्माण होने लगा। वे ट्रस्ट बना करके सड़क का निर्माण कर रहे थे, टोल टैक्स लगाते थे और सड़कों को टर्नपाइक सड़कें कहते थे। ब्रिटिश सरकार ऐसी निजी ट्रस्टों को कानून से मान्यता देती थी। इन सड़कों की लंबाई 5.5 मील से 52 मील तक थी। तो इंग्लैंड में अनेक प्रकार की सड़कों का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण हुआ। अच्छी सड़कों के निर्माण से भी भारी सामान, लोहा व कोयला के परिवहन की समस्या हल नहीं हो पाई, इसलिए इंग्लैंड में नहरों के निर्माण को बढ़ावा दिया। उल्लेखनीय कि इंग्लैंड में कोई स्थान समुद्र से 70 मील से ज़्यादा तथा नदियों से 30 मील से ज़्यादा दूर नहीं था। रेलवे का विकास हुआ। 19वीं सदी में इंग्लैंड में पटरियां बिछने लगी और 1801 में एक रेलवे कंपनी ने दो नगरों के बीच पटरी बिछाई। 1821 में यहाँ पर 20 रेल कंपनियां थी जो नहरों के बीच रेल मार्ग बना रही थी और इन रेल मार्गों पर घोड़ों द्वारा वैगन को खींचा जाता था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो भाप की शक्ति से लोहे की पटरी पर चला सकता था और इससे पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया जब भाप के इंजन ने सर्वप्रथम रेल लाइन पर 25 दिसंबर 1825 को अपने लोकोमोशन इंजन से 400 फीट लंबे वैगन व 500 यात्रियों को खींचकर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। और इसी बीच ब्रिटेन संसद ने लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच रेल लाइन बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद तेजी से रेलवे का विकास हुआ। रेलवे से व्यापारियों, उद्योगपतियों व उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ था और वे रेल कंपनी में अपना धन लगाने लगे। वाष्प चालित जहाज़ों का भी अब निर्माण हो चुका था और इसका श्रेय अमेरिका के फुल्टन नामक व्यक्ति को दिया जाता है। और भाप के इंजन से चलने वाला जो जहाज़ था उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। कुछ लोगों ने इसे शैतान का औजार कहा। धीरे धीरे इंग्लैंड से दुनिया भर में वाष्प चालित जहाज़ों का प्रयोग होने लगा। डाक तार प्रणाली में भी सुधार हुआ। रोलैंड हिल नामक अंग्रेज जो अंधा था ने आधुनिक प्रणाली की नींव डाली। इस व्यवस्था में एक पेंट की टिकट से इंग्लैंड में पत्र कहीं पर भेजा जा सकता था। यांत्रिकी, इंजीनियरिंग और अब टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ और इससे एक औजारों का निर्माण हुआ जो मशीनों के निर्माण में काम आते थे। इससे भी अनेक प्रकार की मशीनें बनी और औद्योगिक क्रांति को बल मिला। विश्व के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति आई। बेल्जियम में 1830 में आई। फ्रांस में 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यहाँ पर मशीनों का आयात शुरू हो गया था। जर्मनी में भी 1820 के बाद सड़कों का निर्माण का विकास हो गया था। 1840 ईस्वी के पश्चात तो पर्शिया में रेलों का भी निर्माण शुरू हो गया था और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। इसके बाद इटली में 1850 के बाद सार्डिनिया पेडिमेंट में सड़कों, कृषि क्षेत्र, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ और यहाँ भी इटली में तेजी से धातु व रसायन उद्योग का विकास तेजी से हुआ। रूस में औद्योगिक विकास हुआ। यद्यपि रूस बहुत बड़ा देश था, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था और यहाँ पर 1861 में वहाँ पर कृषि दासता का अंत हो गया था और 1880 के बाद ब्रिटिश फ्रांसीसी कंपनियों ने के सहयोग से वहाँ पर कोयला, लोहा, पेट्रोलियम के क्षेत्रों का विकास हुआ और 1860 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई। अन्य यूरोपीय देशों थे जैसे हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन,
स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में भी उद्योगों का विकास 19वीं सदी के अंत तक पूर्ण हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों का विकास 19वीं सदी के अंत तक दुनिया के 1/3 लौह व लौह इस्पात का उत्पादन अमेरिका में होता रहा और यहाँ 3 लाख किलोमीटर रेल मार्गों का निर्माण हो चुका था। समस्त यूरोप के कुल रेल मार्गों से भी अधिक था। जापान में भी औद्योगिकरण विकास विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। 1867 ईस्वी में जापान में मेइजी पुनर्स्थापना के बाद तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। 1870 में वहाँ भी उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। सरकार ने विदेशी पूंजी स्वयं उधार लेकर निजी उद्योगों को सहायता के रूप में दी। इसका लाभ उठाकर जापान के कई परिवारों ने उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और यातायात के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव आए। औद्योगिक क्रांति यानी प्रोफेसर नोवेल्स के अनुसार क्रांति का परिणाम था नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियाँ, नई समस्याएं और नया साम्राज्य। इन प्रभावों को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसके आर्थिक प्रभाव पड़े। कुटीर उद्योगों का ह्रास हो गया और अब बड़ी बड़ी मिलों में, कारखानों में अब सामान बढ़ने लगा। यह सामान कम लागत पर उत्पादित था और सस्ते सामान के समक्ष कुटीर उद्योग प्रतियोगिता में नहीं ठहर सका, वो बंद हो गए। कारखाना पद्धति की स्थापना। अब जब कुटीर उद्योग बंद हो गए तो कारखाना पद्धति आ गई थी। अब बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया गया, बड़ी संख्या में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को काम पर लगाया गया तथा कारखाना पद्धति में बड़ी संख्या में मजदूर एक साथ काम करते थे। उत्पादन था राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बड़ी बड़ी मशीनों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था और इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगी थी। औद्योगिक नगरों का विकास। बड़े बड़े औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, जैसे पूर्व लंकाशायर, लिवरपूल, मैनचेस्टर वो इंग्लैंड के नगण्य नगर थे। 1760 में लिवरपूल की आबादी 40,000 थी। 1841 में बढ़कर 2,28,000 हो गई थी। तो बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। साम्राज्यवाद का प्रसार। औद्योगिक क्रांति का एक आर्थिक दुष्परिणाम साम्राज्यवाद था, जिसे लेनिन ने पूंजीवाद की चरम सीमा बताया। औद्योगिक क्रांति उत्पादन की खपत के लिए एक नया विशाल बाजार की जरूरत थी और कारखाने को चलाने के लिए सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। इसके लिए साम्राज्यवाद की दौड़ शुरू हुई। इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में अपने अपने अधिकार जमा लिए थे। बेकारी की समस्या। अब यंत्र चालित मशीनें आई थी जिससे अनेक लोगों को काम मिलना बंद हो गया था, जिससे बेकारी की समस्या थी। कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, जिससे अनेक प्रकार के कारीगर वो मजदूर बन गए थे। आर्थिक अंतर्निर्भरता। अब आर्थिक पहले आदमी आत्मनिर्भर व्यक्ति था, अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेता था, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का उदय हुआ और पूरे विश्व को एक मंडी बना दिया। इससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब उद्योगों में कोयले जैसे पदार्थों का प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होने लगा था। इसके सामाजिक प्रभाव पड़े। जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों के पास धन हुआ, लोगों का जीवन अब पहले की अपेक्षा अब सुख सुविधापूर्वक होने लगा था और अब जनसंख्या बढ़ने लगी थी, बाल मृत्यु दर में कमी आ गई थी। समाज का 2 वर्गों में विभाजन हुआ, पर जो 2 वर्गों में विभाजन हुआ, अब 2 थे, एक पूंजीपति वर्ग था और दूसरा श्रमिक वर्ग था। मजदूर वर्ग की दुर्दशा होने लगी थी, क्योंकि मजदूर वर्ग 14 से 16 घंटे काम करता था, लेकिन उसे वेतन इस प्रकार से नहीं मिलता था। उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा था और उन्हें अंधेरे व सीलन वाले कमरों में रहने को मजबूर होना पड़ता था। संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना। पहले अपने कई पीढ़ियों के लोग इकट्ठे संयुक्त परिवार में रहकर खेती का काम करते थे, मिलजुल करके काम करते थे। ये संयुक्त प्रणाली की विशेषता थी। लेकिन अब शहरों में बड़े बड़े उद्योगों में काम करने के लिए लोग गांव से निकलने लगे और संयुक्त परिवार प्रणाली को तोड़ दिया। जन शिक्षा। इसका एक और मुख्य विशेष योग्यता या दक्षता की आवश्यकता थी, क्योंकि दक्ष कारीगरों की जरूरत थी और इससे शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों का महत्व बढ़ गया था। नई जन शिक्षा की शुरुआत हुई थी। मनोरंजन के तरीकों में परिवर्तन आ गया था। अब औद्योगिक क्रांति ने फोनोग्राम, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न जैसे अनेक प्रकार की मनोरंजन की सुविधाएं पैदा कर दी थी। अब इन सुविधाओं को से लाखों लोग एक ही तरह के गाने, चलचित्र सुन सकते थे। यांत्रिक दृष्टिकोण था। अनेक मनुष्य स्वयं एक मशीन है, राज्य को भी राजनीतिक मशीन का दर्जा दे दिया जाए। लेनिन ने कहा कि राज्य मजदूरों को दबाने के लिए एक मशीन से अधिक कुछ नहीं है।
तो अब स्टीम इंजन, घड़ी, पंप, पिस्टन, लूम उन्हें अधिक प्रिय थे और इन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने मशीन की प्रणाली में लिया गया। इसके राजनीतिक प्रभाव पड़े। इंग्लैंड का शक्तिशाली देश बनना, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, राष्ट्रवाद का आवेग इंग्लैंड के अंदर हुआ। वहाँ लोकतंत्र की प्रगति हुई और अनेक कई प्रकार के मध्य वर्ग वहाँ पर विकसित हुए। मजदूर आंदोलन चले, क्योंकि मजदूरों की शुरू में जब शोषण हुआ तो धीरे धीरे उनके अंदर चेतना आई, उनके अंदर एकता आने लगी और अनेक प्रकार के आंदोलन चले। नए राजनीतिक सिद्धांतों का उदय हुआ। अब पूंजीवाद के उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और निजी लाभ की बात मुख्य थी। वहीं समाजवाद में आय के साधन समान वितरण पर बल दिया गया। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का भी प्रतिपादन किया। विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण। अब औद्योगिक क्रांति ने बाजार व कच्चे माल की आवश्यकता के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया और इससे दुनिया के देशों में सैन्यवाद का उदय हुआ। इन देशों ने सैनिक संख्या बढ़ाने के साथ साथ बेहतर और विनाशकारी शस्त्रों का भी निर्माण किया। वैज्ञानिक खोजों व तकनीकी विकास ने भी विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण में सहायता दी। सभी देशों में सैनिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की होड़ लग गई थी। इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े। रूढ़िवाद व अंधविश्वासों में अब कमी आ गई थी। लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया था। उपभोक्तावादी संस्कृति। अब लोग आध्यात्म की बजाय भौतिक सुविधाओं की तरफ लोगों का दृष्टिकोण हो गया था। औद्योगिक युग में धर्म का प्रभाव कम हो गया था और मनुष्य अपने लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाएं एकत्र करने में लग गया था। इससे साहित्य पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेकिन जब समाज में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जैसे नई सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मजदूरों की दुर्दशा एक प्रमुख समस्या उभर करके सामने आई। स्त्रियों और बच्चों का शोषण भी हो रहा था। पूंजीपति वर्ग अपनी धन की लालसा को पूरा करने के लिए मानवीयता की सभी सीमाओं को लांघ रहा था। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रगति। विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग तकनीकी उपयोग करके या तकनीकी का प्रयोग करके ही उत्पादन व परिवहन के साधनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, जिसका परिणाम औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति ने पुनः से वैज्ञानिक व तकनीकी खोजों को बढ़ावा दिया। औद्योगिक देशों में बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई और औद्योगिक क्रांति से इंजीनियरिंग शिक्षा का महत्व बढ़ गया था और इसी साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति हुई, जिससे औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद।